वल्कन को मारने के बाद जिन्वू बोला, आयरन आयरन, अगर तुम मुझे टाइम पर शील्ड ना देते तो मैं मर गया होता। इसके बाद जिन्वू जादूगरों को देखता है जो आयरन की तारीफ कर रहे थे। जिन्वू बोला, अबे ओए गधों, बेकार की हरकतें करना बंद करो और यहाँ मेरे पास आओ। जादूगर के पास आने पर जिन्वू उसको ओर्ब देते हुए बोला, ये लो और इसे सामने वाली बिल्डिंग पर मार कर दिखाओ कि ये कितना ताकतवर है। जादूगर ऐसा ही करता है और उस ओर्ब को बिल्डिंग पर दे मारता है और ये अटैक बहुत ही खतरनाक था। जिन्वू उसकी पावर देखकर सरप्राइज होता है। जिन्वू एक नजर इसकी इंफॉर्मेशन पर मारता है और सोचता है कि आने वाले फ्यूचर में ये मेरे काफी काम आएगा। और वहीं डोंगसू यूएस से पहुंच जाता है। वहां हंटरों ने बताया कि हमने तो ये बात एक्सेप्ट ही नहीं की थी कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। डोंगसू कहता है, अच्छा, तो एक पावरफुल मॉन्स्टर है और वो इंसानी भाषा भी बोलता है और ऊपर से वो कोरियन भी है। इससे बात करने में मजा आएगा। और जब डोंगसू उससे बात करने जाता है तो वो बोलता है कि अरे, मैंने तुम लोगों को कितनी बार बोला है कि मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, और अगर तुम्हें फिर भी डाउट है तो तुम मेरा डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करवा लेते। डोंगसू बोला कि इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम कोई मॉन्स्टर हो या नहीं, और अगर हो भी तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन बात ये है कि तुम गेट के अंदर से आए हो और हमें लगता है कि तुमने अपना रूप बदला हुआ है, और अगर तुम मेरा साथ दोगे तो ये तुम्हारे लिए काफी बेहतर होगा। पावरफुल बीइंग मान जाता है। डोंगसू ने आगे पूछा कि तुम डेंजन में मरे कैसे नहीं, और 10 सालों तक तुमने वहाँ सरवाइव कैसे किया। लेकिन वो कुछ नहीं बोला। डोंगसू पूछता है कि अच्छा, ये बताओ कि अगर कोई डेंजन में मरता है तो क्या वो वापस आ सकता है जैसे तुम आ गई। डोंगसू मन ही मन बोला कि ऐसे तो मैं अपने भाई को भी ला सकता हूँ। इस बात पर बीइंग ने कहा कि ये असंभव है, क्योंकि मरे हुए कभी वापस नहीं आते। और ये बताओ कि तुम गेट और मॉन्स्टर के बारे में कितनी जानकारी रखते हो। डोंगसू समझ नहीं पाता कि अब क्या जवाब दूं, और बाहर सभी हंटर और डिप्टी उनकी बातें सुन रहे थे। डोंगसू बोला, तुम कह रहे थे कि तुम कुछ जानते हो, तो बताओ क्या बात है। बीइंग ने कहा कि डंजन, गेट, मॉन्स्टर ये सब कुछ नहीं है उस तबाही के आगे जो आने वाली है, सबसे बड़ी तबाही। डोंगसू बोला, तुम किसकी बात कर रहे हो? साफ साफ बताओ, कहना क्या चाहती हो, और ये सबसे बड़ी तबाही क्या है? बीइंग ने कहा कि मेरा काम तबाही को रोकना है और मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। जिस पर डोंगसू बोला कि वाह, गेट से निकला आदमी बोल रहा है कि वो तबाही रोकने आया है और उसके बारे में कुछ बता भी नहीं रहा है। क्या तुम्हारी नजर में मिलकर काम करना बेहतर नहीं है? बीइंग ने कहा कि नंबरों से कुछ नहीं होता कि हम कितने हैं और पावरफुल हैं, एकता में बल है। ये सब बातें उस तबाही पर काम नहीं आने वाली, और जितने भी लोग लड़ने आएंगे उनका सिर्फ इस्तेमाल ही किया जाएगा। और एक स्ट्रॉन्ग हंटर होने के नाते तुम भी ये बात अच्छे से जानते हो। डोंगसू बोला, ठीक है, तुम बोल रहे हो कि तुम ही उसे रोक सकते हो, तो तुमसे और कुछ पूछना बेकार है। डोंगसू उसकी आईडी देखते हुए सोचता है कि इसके बाल हटा दिए जाएं तो सेम टू सेम है, और 10 साल डेंजन में कैद रहने के बावजूद इसकी एज में कोई डिफरेंट भी नहीं लग रहा है। तभी डोंगसू को उसकी फैमिली के बारे में पता चलता है कि इसकी बीवी और 2 बच्चे भी हैं। डोंगसू उनका नाम पूछता है तो बीइंग ने बताया, मेरी बेटी का नाम संगजिना है और बेटे का संगजिनवू। हाँ यार, ये जिन्वू का बापू ही है। क्या लगा था इतना पावरफुल और कौन हो सकता है। जिन्वू का नाम सुनते ही डोंगसू मुस्कुरा देता है और उसकी शैतानी स्माइल को बीइंग नोटिस कर लेता है। डोंगसू अपना ओरा निकालते हुए बोला, ओह, तो तुम उस खूनी के बापू हो। बीइंग ने कहा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, बताओ क्या बात है। डोंगसू बोला, अगर नहीं बताऊंगा तो। जिस पर बीइंग ने भी अपना ओरा दिखाते हुए कहा, तो मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। डोंगसू डिप्टी को कहता है कि ये एक मॉन्स्टर है,
जो काफी खतरनाक है, इसलिए सब यहाँ से भाग जाओ। फिर डोंगसू बिंग से बोला, मैं अभी साउथ कोरिया से ही आ रहा हूँ और मैं जानता हूँ तुम्हारा बेटा किस हाल में है। वो मर चुका है और जल्दी ही तुम भी उसके पास जाने वाली हो। डंजन के अंदर हम एक गाइड ऑफ सोल यानी डीमन किंग को देखते हैं जो अपनी फौज के साथ खड़ा था। जिन्वू उससे लड़ने के लिए आयरन और इग्रिस को समन करता है और उनको रास्ता बनाने के लिए कहता है। जिन्वू और डीमन किंग की फौज में फाइट हो जाती है और इग्रिस बहुत सारे स्केलेटन को काट डालता है। तभी डीमन किंग अपने ऊपर जिन्वू को खड़ा देखकर डर जाता है। तो जिन्वू बोला, तुमने तो सोचा भी नहीं होगा कि मैं तुम्हारे ऊपर खड़ा पाऊंगा। उसको डरता देख जिन्वू बोला, अरे वाह, कमाल है, मरे हुए भी डरने लगे। खैर, इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तभी जिन्वू एक झटके में ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और सोचता है कि ये काफी पावरफुल था, जो सैकड़ों स्केलेटन को समन कर सकता है, जैसे मैं करता हूँ। मैं इसे अपनी शैडो आर्मी में जोड़ना चाहता था, लेकिन इसका माना दूषित है, इसीलिए शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो गया। खैर, उस डीमन किंग ने ये नेकलेस तो गिराया जैसा मैंने सोचा था। जिन्वू उस नेकलेस को अपने गले में डाल लेता है और कहता है, अभी एक आइटम खाली है, इसका मतलब एक और बॉस ग्रेड का मॉन्स्टर बचा हुआ है। मैं ये आइटम सेट पूरा कर सकता हूँ, लेकिन मेरा क्वेस्ट पहले ही पूरा हो चुका है और आगे लड़ने की मुझ में और ताकत भी नहीं है। जिन्वू एक कर्स रैंडम बॉक्स ओपन करता है जिसमें उसे एक और चाबी मिलती है जिसकी कोई भी इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं थी। तो उसे अपनी इन्वेंटरी में ये सोचकर रख देता है कि इसका इस्तेमाल बाद में करूंगा। और फिर जिन्वू एक और रैंडम बॉक्स ओपन करते हुए बोला, अब मुझे इन रैंडम बॉक्स से ज्यादा अच्छे की आस बिल्कुल भी नहीं है। और तभी उनमें से एक पेपर निकलता है जिसमें होली वाटर ऑफ लाइफ बनाने के बारे में लिखा हुआ था। फिलहाल जिन्वू डंजन से निकल जाता है और शहर में आग लगी हुई है और फायर ब्रिगेड के लोग उसे बुझाते हुए बात कर रहे हैं कि ये आग इसीलिए लगी हुई है क्योंकि अभी अभी यहाँ एस रैंक के हंटर की बहुत तगड़ी फाइट हुई है। और हम डोंगसू को देखते हैं जो काफी बुरी हालत में है। इसके बाद हम हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ जिन्वू अपनी माँ को देखने आया था। जिन्वू उसी पेपर को देखते हुए बोला, इसे मैंने एक क्वेस्ट पूरा करके पाया है और इससे किसी भी बीमारी का इलाज करने वाले होली वाटर को बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए अभी भी मुझे एक आइटम कलेक्ट करना है और मुझे वो डंजन के उस अपर फ्लोर पर मिलेगा और वहीं पर डीमन कैसल का राजा भी होगा। खैर, मुझे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने डंजन में अपने 16 लेवल इंक्रीज कर लिए हैं। तो माँ, मेरा इंतजार करना, मैं बहुत जल्दी ही वहाँ से लौट कर आऊंगा। और वहीं कोरियाई हंटर एसोसिएशन में टीवी पर न्यूज आ रही है कि यूएसए के हंटर ब्यूरो में अचानक ही ब्लास्ट हो गया और एस रैंक हंटर डोंगसू हॉस्पिटलाइज्ड हो गया है। जंग नाम का असिस्टेंट मैनेजर ये देखकर कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये दुनिया जल्दी ही खत्म हो जाएगी। तभी वहाँ जिन्वू आया और बोला, मुझे अपनी रैंक टेस्ट करवानी है। जब मैनेजर ने उसका नाम पूछा तो वो जल्दी से खोपचे में जाकर व्हाइट टाइगर गिल्ड में बैक यूनहो को कॉल करता है और बताता है कि सर, आपने जिस लड़के के बारे में बोला था वो यहाँ पर अपनी रैंक टेस्ट करवाने आया है। जैसे ही बैक ये सुनता है तो वो चौंक जाता है और उसी टाइम वहाँ से निकल जाता है। एक लड़की जिन्वू को कहती है, सर, मैं आपको गाइड करूंगी और आपको रैंक टेस्ट के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा, तो आप यहाँ बैठकर थोड़ा इंतजार करिए। जिन्वू वहाँ बैठ जाता है और लो रैंक हंटर को देखकर उसे अपने पुराने दिनों की याद आ जाती है। तभी एक हंटर अंदर से निकल कर आता है और कहता है, घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ कुछ ऐसे हंटर भी हैं जो रीअवेक हुए हैं और ये कोई छोटी बात नहीं है क्योंकि ये सिर्फ डी रैंक से ऊपर वाले हंटर को ही लेते हैं। और अगर ऐसा होता है तो स्काउट आपको खरीद सकते हैं। स्काउट में वो लोग हैं जो अलग अलग गिल्ड से आए हैं और मैं तो कहता हूँ इन गिल्ड में बिल्कुल शामिल नहीं होना चाहिए
क्योंकि छोटे गिल्ड खतरनाक रेड पर जाते हैं जहां से जिंदा वापस आना मुमकिन नहीं है। तभी अंदर से मुंह लटकाए हुए एक लड़का आता है और वो लड़की अगले हंटर को टेस्टिंग के लिए बुलाती है, जो जिन्वू के बगल में ही बैठा था। वो थोड़ा डरा हुआ है और बोल रहा है कि अगर मुझे कम से कम C रैंक मिल जाए तो मेरी जिंदगी बदल सकती है और मैं अपना कर्जा चुकाकर अपनी बेटी को अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ। जिन्वू सोचता है कि ये बिल्कुल सही कह रहा है। हाई रैंक होने पर जिंदगी बदल सकती है। एक हंटर को उसकी रैंक के बेसिस पर ही तोला जाता है, फिर चाहे आपने कोई स्वॉर्ड चलाने की ट्रेनिंग ली हो या नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हो या आप फिजिकली कितने फिट हो, बस आपकी रैंक मैटर करती है कि वो कितनी है। मैं भूल नहीं सकता कि एक टाइम पर मैं भी E रैंक हंटर हुआ करता था और अपनी मौत को कई बार फेस कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं एक अलग ही लेवल पर हूँ। वो जो लड़का अंदर से निकला था उसकी रैंक E है। लड़की उस हंटर को अंदर आने को बोलती है, जिस पर वो कहता है कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इसके बाद वो जिन्वू से कहता है कि अरे भाई, तुम अंदर जाना चाहोगे? क्योंकि अभी मैं थोड़ा परेशान हूँ। जिन्वू बोला कोई बात नहीं भाई, मैं चला जाता हूँ। और जब जिन्वू अंदर जाता है तो लड़की सोचती है कि इसको तो पहले ही E रैंक मिली हुई है, तो ये फिर से टेस्टिंग क्यों करवा रहा है। उसने जिन्वू को सामने वाले ब्लैक क्रिस्टल पर हाथ रखने को बोला और जब जिन्वू उस क्रिस्टल पर हाथ रखता है तो टेस्टिंग मशीन में एरर आ जाता है। लड़की परेशान है कि आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ, तो फिर ये हो क्या रहा है।